द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स वो अमाउंट होती हैं या वो मनी होती है जो कि एक फर्म ने रिसीव करनी होती है एज इफ द फर्म हैज़ रेंडर द गुड्स और सर्विसेज, कि फर्म ने कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज सेल आउट की है, उसके रिटर्न में उन्हें कुछ ना कुछ रिसीव होने वाला है. उस अर्ली पेमेंट नहीं हुई या ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं हुई, फ्यूचर में पेमेंट होगी, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स. तो ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डेटर एंड बिल्स रिसीव. डेटर्स आर द ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी हु स्टिल ऑड द अमाउंट टू बिजनेस एंटरप्राइज, कि हमारे बिजनेस के लिए हमारे बिजनेस का कुछ पैसा उनके पास है जो उन्हें हमें देना है. सो दोज पार्टीज आर नोन एज डेटर्स. बिल्स रिसीवेबल एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जहाँ पे जो बायर और सेलर के बीच में ड्रॉ किया जाता है, जिसे ड्रॉ करने वाला ड्रॉअर होता है और जिसके नाम पे वो बिल ड्रॉ किया जाता है दैट इज़ ड्रॉई. और इसमें इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, कि इसमें जो है ड्रॉयर जो है पे करने की प्रॉमिस करता है टू द ड्रॉई. जो भी बिल रिसीवेबल बनाने वाला है वो प्रॉमिस करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट जो है वो ड्रॉई को पे कर देगा फॉर द गुड्स और सर्विसेज विच ही हैज़ ऑलरेडी ओन्ड. द सेकेंड थिंग इज ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में वी हैव टू रिसीव द थिंग्स, ट्रेड पेबल में वी हैव टू पे देम ऑफ, कि हमने कहीं से गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव की हैं, नाउ वी हैव टू पे द अमाउंट टू द कंसर्न पार्टीज. तो इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती है, द वेरी फर्स्ट इज क्रेडिटर एंड द सेकेंड इज बिल पेबल. क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका पैसा हमें पे करना है. वी हैव यूज्ड अप देयर रिसोर्सेज बट स्टिल वी हैव टू मेक देयर पेमेंट. और बिल्स पेबल क्या होता है? ये भी सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल के एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि एक ड्रॉअर ड्रॉई के बीच में ड्रॉ आउट होता है जस्ट एज अ प्रॉमिस टू मेक पेमेंट. We'll have a practical information about bills receivable and bill payable in further upcoming chapter. Now the next term is voucher. Voucher एक ऐसा document होता है which provides the authorization to pay. मतलब उस document से हमें पता चल जाता है कि हमें पेमेंट करनी है या we have received the payment. तो वाउचर एक इंटरनल फर्म की इंटरनल वर्किंग के लिए डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कि ड्यूली साइन होता है एक ऑथराइज्ड पर्सन से, और इसके बेसिस पे ही हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल में द वेरी फर्स्ट एंट्री करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाउचर के बेसिस पे ही. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपने बैंक्स में मनी डिपॉजिट कराने चाहते हैं तो हमें वहाँ पे एक वाउचर जो कि पे इन स्लिप होती है वो फिल आउट करनी होती है. तो वो बैंक की इंटरनल वर्किंग के लिए ही होती है. वहाँ पे भी हमें साइन करना होता है, डिपॉजिटर का साइन का ऑप्शन होता है, प्लस वहाँ पे जो भी डिपॉजिटर जो भी वहाँ पे क्लर्क जो भी कैशियर होता है वहाँ पे उसके भी साइन होने कंपलसरी होते हैं. तो दैट कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ वाउचर जो इंटरनल वर्किंग की, मतलब वो लोग वहाँ से पेमेंट्स चेकआउट करके वो वाउचर के बेसिस पे ही अपने अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं या हमारे अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट करते हैं अमाउंट को. सो द नेक्स्ट टर्म इज GST. GST वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017. पहले क्या होता था? पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, बहुत सारे तरह के टैक्सेस होते थे, बट GST इस अप्रोच पे आया कि वन नेशन वन टैक्स, कि एक देश में एक ही टैक्स लगेगा. तो काफ़ी सारे जो टैक्सेस थे उनको सब मर्ज करके मिलाकर एक टैक्स बनाया गया, दैट इज़ GST. GST इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इसका जो बर्डन है जिसको बियर करना है डायरेक्टली उस पर नहीं पड़ता है. सपोज कि जो GST का बर्डन होता है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही बियर करना होता है, कंज्यूमर ही पे करता है GST को. बट इनिशियल केसेस में, इन सम केसेस और इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इनिशियली जो है शॉपकीपर या जो रिटेलर होता है वो GST पे आउट करके आता है एंड देन ही रिसीव्स द GST फ्रॉम द कस्टमर्स. सो ही हैज़ टू सेटल बोथ टाइप ऑफ GSTs इन हिज अकाउंट
and has to deposit the collected GST with the government. तो it is type of indirect tax जिसका burden जो है directly consumer पर नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली पड़ता है. एंड इट इज़ पेड एट परचेजेस. जब भी हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो GST हमेशा परचेजेस पे ही पे करना होता है. एंड इट इज़ कलेक्टेड एट सेल. और एक फर्म जब सपोज एक फर्म जो है जब भी सामान खरीद के लाएगी for reselling purpose, the firm has to pay GST to the suppliers, and the same firm will collect the GST from their customers. So it is paid. So it can be said that it is paid at the time of purchase and it can be collected when the sales are made. So the next term is entry. एंट्री मीन्स जब हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले हम एंट्री जर्नल में पास आउट करते हैं. जर्नल में हम जर्नल एंट्रीज पास आउट करते हैं. हम अपनी चीज़ों को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं बाय यूजिंग वाउचर्स. द नेक्स्ट टर्म इज़ बैड डेट्स. बैड डेट्स वो डेट्स होते हैं जो इररिकवरेबल हो जाते हैं. डेट्स तो वो हो गए जो हमें पैसा किसी का देना है या किसी से पैसा लेना है, दैट आर डेट्स. तो बैड डेट्स हमारी फर्म के लिए बैड डेट्स वो होंगे जो हमारे डेट्स हैं, मतलब हमने जिनसे पैसा लेना है, हमने जिनसे जो हमारे डेटर्स हैं वो पैसा देने को तैयार नहीं है या दे हैव रिफ्यूज टू पे द मनी. सो जब भी हमारे कोई भी अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर, किसी भी डेटर से हमारा अमाउंट, हमारी जो मनी है वो वापस नहीं आ पाती, इररिकवरेबल हो जाती है, तो दैट राइजेस द कंडीशन फॉर बैड डेट्स. देन द टर्म कम्स अबाउट सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पे द लाइबिलिटीज़. कि एक पर्सन या एक फर्म सॉल्वेंट कब होगी? जब उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो पे ऑफ करने की पोजीशन में हो, मतलब उसके पास इतनी एसेट्स हों कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके. तभी तो हमारी बैलेंस शीट आइडियल कब रहती है? जब हमारी एसेट जो है, एसेट साइड लाइबिलिटी साइड की इक्वल आती है. सो ये हमारी सिचुएशन होती है सॉल्वेंसी की. और इनसॉल्वेंट वो सिचुएशन होती है जब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन में एंटर कर जाती है जहाँ पे वो अपनी एसेट्स को सेल आउट करके भी अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाती. द लाइबिलिटी साइड गेट्स मोर देन ऑफ एसेट साइड. नाउ द टर्न कम फॉर स्टोर्स. स्टोर्स क्या होते हैं? जहाँ पे भी हमारा मटीरियल रखा जाता है, हेल्ड किया जाता है. फर्म अपना मटेरियल जहाँ पे भी रखती है उस जगह को हम स्टोर्स बोलते हैं. बट वो जो मटेरियल है वो हमारा या तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज्ड अप होने वाला मटेरियल हो या फिर वो मटेरियल हो जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं बना, जिनकी फर्दर सेलिंग नहीं होगी. अगर रीसेल पर्पस के लिए बना हुआ सामान स्टोर किया जा रहा है तो दैट वुड बी इन्वेंटरी और स्टॉक. बट जो सामान जस्ट टू जस्ट टू रन स्मूथली द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाए, उस सामान को हम स्टोर्स कहते हैं, या उस सामान को जहाँ स्टोर करते हैं उस एरिया को हम स्टोर बोलते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू. रेवेन्यू बेसिकली वो अमाउंट होता है जो एक बिजनेस को रिसीव होता है. amount, some total of money that a firm receives, but it should be of recurring nature. जो रेगुलर तरह की इनकम होगी जो फर्म एवरी डे रिसीव कर रही है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के बाद रिसीव कर रही है, दैट कम्स अंडर द रेगुलरिटी एंड दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. रेवेन्यू हम उसे बोलते हैं एंड इट इंक्लूड्स द अमाउंट रिसीव बाय द वे ऑफ सेल्स. चाहे हम सेल से पैसा अर्न कर रहे हैं, चाहे हमें रेंट से मिल रहा है, चाहे सैलरी से मिल रहा है, चाहे हमें कोई कमीशन मिल रही है, बट ऑल दी शुड बी ऑफ रेगुलर नेचर. ऐसा नहीं हो कि कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, तो दैट थिंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रेवेन्यू. वो रेवेन्यू नहीं होगी, दैट वुड बी आर जस्ट इनकम. द नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी रेवेन्यू यानी पैसा आना, कुछ ना कुछ रिसीव होना, रेगुलर बेसिस पे रिसीव होना. फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिसीव होना. ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी जिसके लिए मेजरली हमारा बिजनेस काम कर रहा है. सपोज वी आर हैविंग अ फैक्ट्री ऑफ फर्नीचर मेकिंग. हम फर्नीचर्स बनाने की अगर हमारे पास फैक्ट्री है तो उस फर्नीचर को सेल आउट करके
जो भी हमारे पास पैसा आएगा दैट वुड बी आर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि हमारा काम है फर्नीचर बनाना। और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम अगर शू मेकिंग का है तो शूज बना के बेचने के बाद जो उन्हें पैसा अर्न हो रहा है दैट वुड बी देयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। Then the next accounting term is entity. Entity क्या होती है? Any economic unit जिसका सिर्फ काम हो या जिसकी which is formed to earn. हर एक इकोनॉमिक यूनिट या हर वो यूनिट जिसका मेन काम पैसा अर्न करना हो दैट इज टर्म्ड एज एंटिटी। हम उसे एंटिटी बोलते हैं, वी कैन से दैट बिजनेस एंटिटी। सो द नेक्स्ट टर्म इज टर्नओवर। टर्नओवर यानी हमारी फर्म की टोटल सेल्स कितनी है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सपोज 1 अकाउंटिंग पीरियड, तो हमारी जो टोटल सेल्स होंगी हमारी फर्म की दैट वुड बी आर टर्नओवर। देन लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक बेसिकली क्या होता है? एनिमल रियरिंग से रिलेट होता है। सपोज लाइफ स्टॉक इज रियरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स रखना, लाइक हॉर्स, कैटल्स एक्सेट्रा। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन लाइफ स्टॉक और हम इसकी भी जो मॉनेटरी वैल्यू है अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे सपोज किसी का डेयरी बिजनेस है तो उनकी कैटल्स या उनकी जो भी लाइफ स्टॉक होगा एक डेयरी बिजनेस के लिए, वो सब चीज़ें उनकी सबकी मॉनेटरी वैल्यू भी रिकॉर्ड इन बिजनेस। फाइन। सो द नेक्स्ट टर्म इज इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? हम अपना पैसा जो है इस तरह से मोबिलाइज करते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं कि हमें उसकी वजह से रिटर्न्स प्रोवाइड हो ताकि हमारी एक रेगुलर इनकम बन सके। मतलब सब लोग इन्वेस्ट करते हैं जस्ट टू हैव प्रॉफिट्स, ताकि हम अपने पैसे को हम सेविंग्स करने के बाद उन पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। अगर वो पैसा जस्ट सेविंग्स रह गया तो दैट वुड बी सफिशिएंट, दैट वुड बी लिमिटेड। बट इफ वी हैव इन्वेस्टेड दैट अमाउंट ऑफ सेविंग्स इन सम particular business or for some purpose, it will definitely generate some returns, and this would be quite helpful for the business enterprise or for any person, right? So that's the end of the chapter. I hope you understand it well. So we'll be continuing the next chapters in the coming videos. Thank you.